डॉगमैन रीड ने थोड़ी देर तक हवा में फैली हुई उलझी हुई खुशबुओं को सूंघा। फिर अचानक नॉर्थ की तरफ देखकर बोला, उधर ग्रीन क्रिस्टल स्टोन की सेंट आ रही है। ग्रीन क्रिस्टल स्टोन बीस्टमैन प्लेन की लेवल 1 एनर्जी क्रिस्टल स्टोन होती है, जो विजर्ड प्लेन की लेवल 1 मैजिक स्टोन के बराबर मानी जाती है। आमतौर पर एंडलेस प्लेन में लेवल 1 एनर्जी क्रिस्टल स्टोन्स की वैल्यू लगभग सेम होती है, बस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन बीस्टमैन प्लेन में ये ग्रीन क्रिस्टल स्टोन काफ़ी रेयर होती है, इसलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। मार्केट में एक ग्रीन क्रिस्टल स्टोन बेचने पर लगभग 1.5 मैजिक स्टोन्स के बराबर मिल जाता है। लीड करो। रीड की बात सुनते ही ड्यूक ने बिना किसी हेजिटेशन के ऑर्डर दे दिया। दोनों सीधा ऊपर से उड़ते हुए केओटिक सिटी को क्रॉस करके एक बहुत बड़े एस्टेट में लैंड किए। एस्टेट का साइज देखकर ही समझ आ रहा था कि यहाँ पहले रहने वाला बीस्टमैन काफी पावरफुल रहा होगा, वरना इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ओन करना आसान नहीं होता। ड्यूक ने चारों तरफ नजर डाली। अभी तक कोई और विज़र्ड यहाँ लूटने नहीं आया था। इस मौके को वेस्ट ना करते हुए उसने रीड को आगे बढ़ने का इशारा किया। इंसान और डॉगमैन एस्टेट की सबसे बड़ी बिल्डिंग तक पहुंच गए। ये शायद एस्टेट के ओनर का रेजिडेंस था। अंदर जाते ही ड्यूक ने देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे ओनर बहुत जल्दी में जगह छोड़कर गया हो। जमीन पर हर जगह बेतरतीब फुटप्रिंट्स थे। डॉगमैन रीड की गाइडेंस में ड्यूक एक बेडरूम तक पहुंच गया। बेडरूम का साइज देखकर ड्यूक थोड़ा हैरान रह गया। वहां एक इनॉर्मस बेड था, जिसमें कम से कम 20 लोग आराम से सो सकते थे। इससे साफ था कि एस्टेट का ओनर कोई जायंट या बड़ा बीस्टमैन रहा होगा। क्रिस्टल स्टोन की सेंट यहीं से आ रही है, रीड ने बेड की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। ड्यूक ने बेड के चक्कर लगाए, लेकिन कोई मैकेनिज्म नजर नहीं आया। इसलिए उसने सीधा येलो सैंड को कंट्रोल किया और बेड को ब्रूटली डिसमेंटल कर दिया। बेड हटाते ही नीचे एक हिडन डोर दिखाई दिया, जो बेसमेंट की तरफ जा रहा था। बेड के ओरिजिनल स्ट्रक्चर से लग रहा था कि नॉर्मली ये डोर एक की से खुलता होगा। डोर पर एक छोटा सा होल भी था, जो की होल जैसा लग रहा था। ड्यूक ने भौहें सिकोड़ी और येलो सैंड से एक तेज स्पाइक बनाकर सीधा हिडन डोर को तोड़ दिया। डोर के टूटते ही अंदर से काउंटलेस एरोज बाहर की तरफ शूट हुए, लेकिन सब ड्यूक के सैंड गार्डियन ने रोक लिए। पीली रेत के अनेक कण ड्यूक के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और हर एरो को बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से ब्लॉक कर दिया। एरोज रेत से टकराकर चिंगारियां छोड़ते हुए नीचे गिर गए और बेडरूम में एक मेटालिक रिंगिंग साउंड गूंज उठी। रीड के पास ड्यूक जैसी प्रोटेक्शन नहीं थी, इसलिए काफी एरोज उससे लग गए, पर उसकी स्किन इतनी थिक थी कि एनर्जी इन्फ्यूज्ड एरोज भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। कुछ ही पलों में एरो ट्रैप बंद हो गया और एक अंधेरा गहरा पैसेज नजर आया। तुम आगे जाओ, ड्यूक ने रीड को देखते हुए कहा। रीड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिना डरे सीधा नीचे उतर गया। ऐसे ट्रैप्स उसके लिए कोई खास थ्रेट नहीं थे। ड्यूक भी ज्यादा कंसर्न नहीं था, लेकिन सेफ्टी के लिए रीड को स्काउट बनाकर चल रहा था। पैसेज के एंड पर एक मैसिव मेटल डोर खड़ा था। उस पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायल लगा हुआ था, बिल्कुल एक हाई लेवल कॉम्बिनेशन लॉक की तरह। ड्यूक ने डोर को इंस्पेक्ट किया और समझ गया कि ये गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन से बना हुआ है। मैजिक मेटल से बना ऐसा डोर बनाना खुद में एक लग्जरी थी। सिर्फ ये डोर ही एक फॉर्च्यून के बराबर था। डायल के चक्कर में पड़ने का कोई इरादा नहीं था। ड्यूक ने अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर लगा येलो सैंड क्रिस्टल डोर से गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन अब्जॉर्ब करने लगा। जहां दूसरे विजर्ड्स को ये डोर खोलने में मुश्किल होती, ड्यूक के लिए ये काम बिल्कुल एफर्टलेस था, उल्टा एक प्लेजेंट सरप्राइज भी। कुछ ही पलों में पूरा डोर गायब हो गया। जमीन पर सिर्फ थोड़ा सा वेस्ट रेजिड्यू रह गया। गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन पूरी तरह अब्जॉर्ब हो चुका था। 3 टन गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन, काफी जेनरस ओनर रहा होगा, ड्यूक ने मन ही मन सोचा। डोर के पीछे एस्टेट ओनर का ट्रेजर वॉल्ट था, काफी स्पेशियस था। जमीन पर नए फुटप्रिंट्स दिख रहे थे,
शायद ओनर यहाँ से निकलने से पहले आया था। काफ़ी चीज़ें इधर-उधर रखी हुई थीं। लगता था कि ओनर सबसे वैल्यूएबल आइटम्स ले गया और सिर्फ वही छोड़ गया जो ले जाना मुश्किल था। वॉल्ट में कुछ अननोन बीस्ट्स के हाइड्स और बोन्स पड़े थे। कुछ चमकते हुए जेमस्टोन्स भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो थी ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स। ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स के छोटे-छोटे पहाड़ बने हुए थे और उनसे ईरी ग्रीन लाइट निकल रही थी। स्पिरिचुअल पावर से एक रफ स्कैन करते ही ड्यूक ने एस्टिमेट लगा लिया, लगभग 2 लाख लेवल 1 ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स। विज़र्ड प्लेन के करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये 3 लाख लेवल 1 मैजिक स्टोन्स के बराबर थे। ड्यूक ने बस हाथ हिलाया और सारे 2 लाख ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स को अपनी स्पेस रिंग में स्टोर कर लिया। रिंग तुरंत भर गई। वापस जाकर एक बड़ी स्पेस रिंग खरीदनी पड़ेगी, ड्यूक ने सोचा। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि रिंग इतनी जल्दी भर जाएगी। शायद इसी वजह से एस्टेट का ओनर ये क्रिस्टल स्टोन्स अपने साथ नहीं ले जा पाया। ये 2 लाख ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स शायद वॉल्ट की सबसे वैल्यूएबल चीज़ भी नहीं थी। सवाल ये था कि पहले यहाँ क्या रखा हुआ था, जिसके लिए गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन का दौर बनवाया गया था। बीस्टमैन प्लेन में भी गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन बहुत महंगा होता है। ज़्यादातर सिर्फ सिटी गेट्स के लिए यूज़ होता है। नॉर्मल बीस्टमैन अफोर्ड ही नहीं कर पाते। स्पेस रिंग को देखकर, जो अब ग्रीन क्रिस्टल स्टोन से भरी हुई थी, ड्यूक को महसूस हुआ कि उसकी दौलत कितनी अचानक बढ़ गई है। एक पल में 3 लाख मैजिक स्टोन्स की दौलत। इसी वजह से इतने सारे विज़र्ड्स डिमेंशनल वॉर्स में कूद पड़ते हैं, जान का रिस्क लेकर भी रिसोर्सेज के लिए। ड्यूक अभी-अभी ऑफिशियल विज़र्ड बना था। जो उसने कमाया वो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्चून था। जो विज़र्ड्स और ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके हाथ लगने वाले रिसोर्सेज इससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ड्यूक और डॉगमैन रीड ने पूरे एस्टेट को और सर्च किया, शायद कोई और हिडन वॉल्ट मिल जाए। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो रीड ने फिर से लीड ली और दोनों एल्बी सिटी के नॉर्थ की तरफ निकल पड़े। चैप्टर 192 ल्योर। एल्बी सिटी में रेजिस्टेंस सोची हुई से काफ़ी कम निकली। जैसे ही ब्लैक सेल ने सिटी में एंट्री की, उन्होंने ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ कुछ ही टाइम में पूरी सिटी पर कब्जा कर लिया। सिटी का सबसे बड़ा ट्रेजरी सिटी लॉर्ड्स मैंशन में था, लेकिन जब ड्यूक वहां पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। वहां के रिसोर्सेज पहले ही दूसरे विज़र्ड्स लूट चुके थे। कुछ लेवल 3 विज़र्ड्स और 20 से ज़्यादा लेवल 2 विज़र्ड्स ने मिलकर वहां का माल साफ कर दिया था। लोअर लेवल विज़र्ड के लिए कोई चांस ही नहीं बचा, जब तक कोई बहुत ही तेज़ी से वहां पहुंचने वाला ना हो। आउटपोस्ट नंबर 3 के ब्लास्ट के बाद ही काफ़ी विज़र्ड्स इसी ऑब्जेक्टिव के लिए दौड़ पड़े थे। इसी वजह से उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी। अगले कुछ दिनों तक ड्यूक, जिसका 5th कोर का हिस्सा था, एल्बी सिटी में ही स्टेशन रहा। उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिला था कि फर्स्ट वॉर जोन के पास भी न जाएं। ये फर्स्ट वॉर जोन वही जगह थी जहां बीस्टमैन के किंग रेनॉल्ड्स रहता था। वहीं बीस्टमैन की सबसे पावरफुल फोर्स इकट्ठी थी और वहां कई लेवल 3 बीस्टमैन भी स्टेशन थे। फाइनल बैटल अब पास आ चुकी थी और इसी वजह से लेवल 1 और लेवल 2 विज़र्ड्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, फर्स्ट वॉर जोन से दूर रहो, वरना कोलैटरल डैमेज का शिकार हो सकते हो। इस दौरान ड्यूक और उसकी टीम का काम था कॉन्कर्ड एरियाज को गार्ड करना, इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज करना, ताकि प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्मूथली बन सकें और लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट और यूटिलाइज किया जा सके। ग्रीनफील्ड प्लेन पर ग्रीन स्किन्ड ऑक्स की आखिरी और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद थी। ग्रीनफील्ड कॉन्टिनेंट का ज़्यादातर हिस्सा पहले ही गिर चुका था। आर्नोल्ड आसमान में ऊंचा खड़ा था, सामने खड़ी बीस्टमैन लीजन को देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इच्छा थी, सीधा घुसकर सबको काट डालना। लेकिन स्वेन ने उसे रोक दिया। रीज़न सिंपल था, बीस्टमैन के बीच कम से कम 12 लेवल 3 एंटिटीज कंफर्म्ड थीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां रेनॉल्ड्स एक डेमीगॉड लेवल एग्जिस्टेंस था, और हो सकता है कि कोई और डेमीगॉड लेवल बीस्टमैन भी छुपा हो। ऐसे में बिना सोचे समझे घुसना सीधा मौत को इनविटेशन देने जैसा था।
आर्नोल्ड, जो कि 3rd कोर का लीजन कमांडर था और ब्लैक सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेमीगॉड लेवल पावर हाउस, किसी भी रिस्क को लाइटली नहीं ले सकता था। चाहे इस बार लाए गए सारे स्लेव क्रीचर लीजन्स खत्म ही क्यों ना हो जाएं, आर्नोल्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना प्राइस बहुत ज्यादा होती। जब ब्लैक सेल ने चारों तरफ से अपनी स्ट्रेंथ गैदर की, तब उन्होंने ग्रीन आइलैंड प्लेन पर बीस्टमैन आर्मी पर फुल स्केल अटैक लॉन्च किया। बीस्टमैन आर्मी भी आगे बढ़ी और स्लेव क्रीचर लीजन से टकरा गई। पूरा ग्रीन आइलैंड प्लेन एक मैसिव बैटलफील्ड बन गया। इस बार दोनों तरफ से लेवल 3 एंटिटीज भी बैटलफील्ड में उतरी। उनका टारगेट ऑर्डिनरी सोल्जर्स नहीं, बल्कि सामने वाले लेवल 3 फाइटर्स थे। उनके लिए एक अलग बैटलफील्ड चुना गया जो मेन फ्रंट लाइन से काफ़ी दूर था, ताकि उनकी फाइट का आफ्टरमैथ नॉर्मल सोल्जर्स को वाइप आउट ना कर दे। ब्लैक सेल की तरफ से लेवल 3 कॉम्बैट पावर एक क्लियर एडवांटेज थी। डजन्स ऑफ लेवल 3 विजर्ड्स और 3 डेमीगॉड लेवल लीजन कमांडर्स। बीस्टमैन की तरफ से रेनॉल्ड्स को मिलाकर भी सिर्फ 13 लेवल 3 या उससे ऊपर के फाइटर्स थे। शायद एक और डेमीगॉड लेवल एग्जिस्टेंस छुपी हुई हो, लेकिन सर्टेनिटी नहीं थी। आर्नोल्ड ने अकेले ही 3 लेवल 3 बीस्टमैन को चैलेंज किया। रेनॉल्ड्स अभी भी कैंप में ही था, कम से कम दिखाई तो नहीं दे रहा था। ब्लैक सेल का मानना था कि फिक्स स्टार ऑर्बिट कैनन के प्रिसाइज स्ट्राइक ने रेनॉल्ड्स पर प्रेशर डाल दिया था। अगर वो सामने आता तो सीधा टारगेट बन जाता। अगर रेनॉल्ड्स मर जाता तो बीस्टमैन प्लेन के लिए सब कुछ खत्म हो जाता। इसी वजह से उसका कॉशियस रहना बिल्कुल समझने लायक था। विल्डरनेस के बीच आर्नोल्ड पूरी तरह से ब्लैक फ्लेम से घिर चुका था। उसके पीछे एंडलेस काले बादल घूम रहे थे। उसकी ऑरा इतनी ओप्रेसिव थी कि सामने खड़े 3 लेवल 3 बीस्टमैन दबाव महसूस कर रहे थे। प्लेन की विल के सप्रेशन के बावजूद आर्नोल्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल कम नहीं हुई थी। हर स्टेप पर वो उन बीस्टमैन को पीछे धकेल रहा था। तीनों बीस्टमैन ने समझ लिया था कि फ्रंट ऑन फाइट बेकार है, इसलिए वो परफेक्टली कोऑर्डिनेट करके लड़ रहे थे। प्रोब करते, फिर रिट्रीट कर जाते। धीरे धीरे बैटलफील्ड शिफ्ट होने लगा। आर्नोल्ड चेज करता गया। उनके मूवमेंट पैटर्न से आर्नोल्ड को कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसे वो जानबूझकर उसे किसी स्पेसिफिक जगह की तरफ ल्योर कर रहे हों। वो सब समझ गया था, लेकिन आर्नोल्ड का कॉन्फिडेंस एब्सोल्यूट था। ग्रीन स्किन्ड ऑक्स के लिए उसके मन में सिर्फ डिसडेन था, इसलिए सब जानते हुए भी वो उनके पीछे चलता रहा। पहाड़ों के बीच आसमान पर काले बादल छा गए और उन सब का सेंटर आर्नोल्ड ही था। 3 बीस्टमैन को घूरते हुए आर्नोल्ड ने हंसी के साथ कहा, जो भी ट्रिक है अब यूज कर लो। तीनों बीस्टमैन भी समझ गए थे कि आर्नोल्ड को शक हो चुका है, फिर भी वो आ गया। उन्हें ये उसकी ओवर कॉन्फिडेंस लगी। अचानक पूरे पहाड़ों से हरा उजाला फैल गया। स्पेस में वेव्स सी उछने लगी। स्पेस ट्रांसमिशन! आर्नोल्ड की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। एक डेमीगॉड लेवल विजर्ड होने के नाते उसका नॉलेज वास्ट था। उसने तुरंत पहचान लिया, ये पूरा माउंटेन रीजन एक टेलीपोर्टेशन एरे का हिस्सा है। अगला ही पल 3 बीस्टमैन और आर्नोल्ड सब गायब हो गए। दूर कहीं स्वेन पूरे सीन को ध्यान से देख रहा था। उसने पहले ही आर्नोल्ड को वार्न किया था, लेकिन आर्नोल्ड ने बीस्टमैन की चाल देखने का फैसला खुद ही लिया था। अब जब स्पेस ट्रांसमिशन एक्टिवेट हो चुकी थी, स्वेन ना तो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई कर पा रहा था और ना ही आर्नोल्ड की एग्जैक्ट लोकेशन। कहीं और एक वॉइड स्पेस में एक डिम धुंधला सा वर्ल्ड था। आसमान में कोई सूरज नहीं, बस ग्रे और अर्दी हेज छाई हुई थी। आर्नोल्ड ने सराउंडिंग्स को देखा और सामने फैली हुई पीली धुंध की तरफ देखकर बोला, बाहर आओ। येलो मिस्ट के अंदर से 4 बीस्टमैन निकले। 3 लेवल 3 बीस्टमैन और उनके साथ एक और, बल्कि नेचुरल अथॉरिटी से भरा हुआ बीस्टमैन, किंग ऑफ बीस्टमैन, रेनॉल्ड्स। आर्नोल्ड की आंखों में सरप्राइज चमक उठी। तुम यहाँ छुपे हुए थे, हमारी डिटेक्शन से बच गए, इम्प्रेसिव। आर्नोल्ड ने तुरंत रेनॉल्ड्स को पहचान लिया। पिछली इंटेलिजेंस के हिसाब से रेनॉल्ड्स कैंप में था, बस सामने नहीं आ रहा था। अब सब क्लियर हो गया, वो सिर्फ एक इल्यूजन था। असली रेनॉल्ड्स यहीं था, आर्नोल्ड का इंतजार कर रहा था। आर्नोल्ड समझ गया था कि वो पूरी तरह से ट्रैप में आ चुका है, फिर भी उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। उसने अपना चमकता हुआ गंजा सर छुआ और मुस्कुरा कर कहा,
मैं काफी टाइम से तुमसे लड़ना चाहता था, बिल्कुल मेरी मर्जी का सीन है। आर्नोल्ड हमेशा से टॉप मास्टर्स से लड़ना चाहता था, चाहे वो किसी भी प्लेन के हों। ये सिर्फ फाइट का शौक नहीं था, वो ब्रेक थ्रू ढूंढ रहा था। एक्सट्रीम फाइट्स के जरिए वो अपनी लिमिट्स तोड़ना चाहता था, अगला लेवल टच करने के लिए। हर मास्टर लेवल फाइट से उसे नए इनसाइट्स मिलते थे, और वही इनसाइट्स उसके लेवल 4 मेज बनने की फाउंडेशन थी। रेनॉल्ड्स आगे बढ़ा, उसके हाथ खाली थे। उसकी आंखें आर्नोल्ड पर टिकी हुई थी। वो बिल्कुल एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट की तरह खड़ा था, शांत, ग्राउंडेड और खतरनाक। इस अजीब और बंद स्पेस के अंदर दो डेमिगॉड लेवल वॉरियर्स के बीच असली जंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये फाइट बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे लोग सोचते हैं। ना कोई दुनिया पलट देने वाले शॉकवेव्स, ना ही आसमान फाड़ एक्सप्लोजन्स। ये बस सीधी और खौफनाक टक्कर थी। आर्नल्ड जब रेनल्ड्स से लड़ता गया, उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा, सामने खड़ा ये बीस्ट मैन उसकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। रेनल्ड्स के पास ना कोई वेपन था, ना आर्मर। उसके अटैक्स सिंपल थे, नॉर्मल पंचेस और किक्स, जैसे वो सिर्फ अपनी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ पर ही फाइट कर रहा हो। आर्नल्ड चाहे जितनी तेज और पावरफुल स्ट्राइक्स करे, रेनल्ड्स हमेशा एक हल्की सी पाम से उन्हें ब्लॉक कर लेता, और फिर वही पाम एक पंच में बदलकर आर्नल्ड को डजन्स ऑफ किलोमीटर्स दूर उड़ा देता। ना कोई फैंसी टेक्निक, ना कोई दिखावा। और फिर भी आर्नल्ड बिना जाने कब रेनल्ड्स के अटैक रिदम में फंस चुका था। पूरा 1 घंटा लड़ने के बाद आर्नल्ड ने एक चीज नोटिस की। रेनल्ड्स 1 इंच भी नहीं हिला था। उसके पैर सिर्फ जमीन पर एक छोटा सा सर्कल बना रहे थे। ये देखते ही आर्नल्ड की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। गैप? इतना बड़ा गैप! लेकिन डर के बजाय उसके दिल में बेइंतहा बैटल इंटेंट भड़क उठा, और वो और भी ज्यादा सैवेज तरीके से रेनल्ड्स पर टूट पड़ा। अचानक आर्नल्ड का शरीर फूल गया। हजारों मीटर लंबा जायंट बन गया वो, पूरा शरीर ब्लैक फ्लेम से घिरा हुआ। उसके हाथ में ब्लैक एनर्जी जमकर एक हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लंबी ब्लैक स्पीयर बन गई। आर्नल्ड ने स्पीयर ऊपर उठाई और नीचे की तरफ भोंक दी। एक तरफ आसमान छूता हुआ काला भाला और दूसरी तरफ रेनल्ड्स का छोटा सा शरीर। लेकिन रेनल्ड्स ने बस शांति से देखा, और फिर उसने आंखें बंद कर ली। आर्नल्ड का खून खौल उठा। उसकी पूरी जान और किलिंग इंटेंट से भरी स्ट्राइक के सामने ये बीस्टमैन आंखें बंद कर रहा था। गुस्से से भरे एक गरज के साथ स्पीयर नीचे आई। इसकी पावर इतनी थी कि जमीन पर एक विशाल क्रेटर बन सकता था। रेनल्ड्स आंखें बंद किए हुए धीरे से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, पाम्स खुले हुए। स्पीयर इतनी बड़ी थी कि देखने में लगता था जैसे उसके हाथ उसे छू भी नहीं रहे। लेकिन इसी सिंपल एक्शन ने आर्नल्ड की स्पीयर को वहीं रोक दिया। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। रेनल्ड्स ने आंखें खोलीं। उसने आर्नल्ड को शांत नजरों से देखा और कहा, मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूं। अगला ही पल आर्नल्ड के हाथ में पकड़ी ब्लैक स्पीयर स्पाइडर वेब की तरह क्रैक होने लगी, और फिर पल भर में हजारों टुकड़ों में फूट गई। रेनल्ड्स ने अपना राइट हैंड उठाया और एक हल्का सा पाम स्ट्राइक नीचे मारा, लेकिन उस एक पाम ने हजारों मीटर लंबे आर्नल्ड को सीधा जमीन पर पटक दिया। जमीन कांप उठी। पीली रेत की लहरें हर तरफ फैल गईं। अगला ही पल रेनल्ड्स हवा में खड़ा था। नीचे आर्नल्ड पड़ा था और रेनल्ड्स ने एक और पंच मारा, स्लो दिखने वाला पंच, लेकिन आर्नल्ड की पीठ पर एक जाइगेंटिक फिस्ट इम्प्रिंट बन गया। बेहद खतरनाक फोर्स उसके शरीर के आर पार निकल गई और उसे पूरी तरह जमीन में ह्यूमन शेप्ड इम्प्रिंट बना दिया। आर्नल्ड बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। नाक और मुंह से खून बह रहा था। अंदर के लगभग सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे। उसकी सांसें तेज और कमजोर होती जा रही थीं। तब उसे समझ आया, उसे यहाँ इसीलिए लाया गया था ताकि रेनल्ड्स को एक परफेक्ट 1-on-1 मिल सके। इस स्पेस में रेनल्ड्स को ना स्पेस फोर्ट्रेस का डर था, ना स्वेन या किसी और के इंटरफेयर करने का चांस। यहाँ सिर्फ वो और आर्नल्ड थे, और अगर आर्नल्ड यहीं गिर जाता तो ब्लैक सेल के पास सिर्फ 2 डेमिगॉड लेवल वॉरियर्स बचते। बीस्टमैन के पास जीतने का एक मौका बन जाता।
ये स्पेस एक एंशिएंट बीस्टमैन प्रीस्ट ने बनाया था, जो साथ ही कई पुराने बीस्टमैन सेजेस की कब्रों का स्थान भी था। इस प्रीस्ट का असली नाम किसी को नहीं पता। बीस्टमैन प्लेन में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कभी एग्जिस्ट करता था। रेनल्ड्स उसे सिर्फ एक नाम से जानता था, टूम गार्डियन। दो डेमीगॉड लेवल वॉरियर्स को संभाल पाने वाली स्पेस बनाना कोई आसान बात नहीं थी। इस जगह को स्टेबल रखने के लिए टूम गार्डियन अपनी लगभग सारी एनर्जी खर्च कर चुका था। इसी वजह से रेनल्ड्स ने टाइम वेस्ट नहीं किया था। फाइट शुरू होते ही फुल पावर से अटैक किया। ये पूरा प्लान एक ही चीज पर बेस्ड था, रेनल्ड्स की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। अगर वो आनल को हरा ना पाता या फाइट ज्यादा लंबी चल जाती तो सब कुछ फेल हो जाता। साथ ही ये प्लान ब्लैक सेल के कमांडर्स के नेचर पर भी बेस्ड था। इस वॉर के दौरान रेनल्ड्स ने आर्नल्ड और स्वेन के बारे में काफी समझ लिया था, लेकिन 10th लीजन कमांडर एड्रिक के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता था। वो लगभग कभी बैटलफील्ड पर आता ही नहीं था। जमीन पर पड़ा आर्नल्ड धीरे धीरे अपना जायंट फॉर्म लूज कर रहा था। वो अपने नॉर्मल साइज में लौट आया। क्रेटर के अंदर से उठकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसकी स्किन पर स्पाइडर वेब जैसे क्रैक्स पड़ चुके थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। आर्नल्ड ने ऊपर देखा। रेनल्ड्स हाथ बांधे खड़ा था, एक्सप्रेशनलेस। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। आर्नल्ड उन आंखों को पहचानता था। वो खुद बीस्टमैन को ऐसे ही देखता था, जैसे घास में रेंगते हुए कीड़े। ये मत सोचना कि तुम मुझे हरा सकते हो। आर्नल्ड ने खून से भरे चेहरे से हंसी निकाली। उसकी ग्रिन इतनी डरावनी थी कि स्पेस ही ठंडी लगने लगी। उसके शरीर की एनर्जी अचानक तेज होने लगी। रेनल्ड्स ने इस ऑरा को महसूस किया और ठंडे स्वर में बोला, यही तुम्हारा लास्ट ट्रम्प कार्ड है। आर्नल्ड को लगा जैसे उसे नीचा दिखाया जा रहा है। उसके दिल में और गुस्सा भड़क उठा। फिर एक अनजानी आवाज ने पूरे स्पेस का माहौल तोड़ दिया। आर्नल्ड, तुम्हें इस हालत में देखना काफी रेयर है। सच में तुम्हें यहाँ तक पुश कर दिया गया। पर अब रुक जाओ, ब्लैक सेल के लिए जान देने का वक्त अभी नहीं आया। ये आवाज थोड़ी अम्यूज्ड थी, जैसे सामने का सीन एंजॉय कर रही हो। रेनल्ड्स का एक्सप्रेशन पहली बार थोड़ा सा बदला। दूर स्पेस में एक क्रैक उभरा। उस क्रैक से एक आदमी बाहर आया, एक अरिस्टोक्रेटिक जेंटलमैन की तरह ड्रेस्ड, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। एड्रिक। उसे देखते ही आर्नल्ड की ऑरा तुरंत गिर गई। वो सीधा जमीन पर धम से गिर पड़ा, जोर जोर से सांसें लेते हुए। अगली बार मुझे तुम्हारी सफाई के लिए मत बुलाना, एड्रिक ने ताना मारा। इस बार आर्नल्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था, इस बार वो सच में एड्रिक का जिंदा रहना ओ करता था। रेनल्ड्स को इस नोबल लुकिंग आदमी से हल्का सा थ्रेट महसूस हुआ। उसकी नजरें बिना हिले एड्रिक पर जमी हुई थी। तभी उसने नोटिस किया, आसपास का स्पेस फ्लिकर करने लगा था, जैसे किसी भी पल कोलैप्स हो जाए। अचानक एड्रिक ने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक सूखा हुआ ग्रीन स्किन्ड ओर्क का सर था। वो काफी पावरफुल था। एड्रिक ने कैजुअल टोन में कहा, मैं इसका ब्रेन रिसर्च के लिए ले जा रहा हूँ, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखते ही रेनल्ड्स का चेहरा बदल गया। टूम गार्डियन। उसकी आंखों में पहली बार शॉक दिखा। रेनल्ड्स इस बात को किसी से ज्यादा अच्छी तरह जानता था। टूम गार्डियन की पावर, इस स्पेस को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, वो इतनी मैसिव थी कि उसे चुपचाप ढूंढकर मार देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और फिर भी टूम गार्डियन मर चुका था। जैसे ही उसकी मौत हुई, इस स्पेस में भरी हुई एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट होने लगी। कुछ ही पलों बाद पूरा स्पेस टूट गया। सब लोग फिर से उन्हीं पहाड़ों पर वापस आ गए। आर्नल्ड को स्वेन ने तुरंत रेस्क्यू किया। उसे तुरंत रियर एरिया भेजा गया, फिर एक स्पेस एयरशिप पर चढ़ाकर सीधा स्पेस फोर्ट्रेस की तरफ रवाना कर दिया। रेनल्ड्स ने ये सब देखा, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं ली। इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि एड्रिक उस पर नजर रखे हुए था। जरा सी गलती और सिचुएशन और भी खराब हो सकती थी। थोड़ी ही देर में बीस्टमैन साइड और ब्लैक सेल साइड सब वहां से हट गए। बस रेनल्ड्स और एड्रिक बचे। और फिर एक और भयानक बैटल शुरू हुई।
इस बार कोई नहीं देख पाया कि अंदर क्या हो रहा था। बस इतना दिख रहा था कि पहाड़ गिर रहे थे, जमीन धंस रही थी। दूर से सिर्फ इतना नजर आता, बैंगनी पतलियां इधर-उधर उड़ रही थीं, कभी दिख रहीं, कभी गायब होती। लगभग 2 घंटे बाद बैटल धीरे-धीरे शांत होने लगी। इस वक्त रेनल्ड्स हाँफ रहा था। उसके शरीर पर छोटी-छोटी जख्म थे, बिल्कुल जैसे मच्छर ने काट लिया हो, लेकिन ये जख्म भर नहीं रहे थे। ताज़ा खून लगातार बह रहा था। खून छोटी बात थी, असली प्रॉब्लम कुछ और थी। रेनल्ड्स महसूस कर रहा था कि उसकी लाइफ फोर्स धीरे-धीरे ड्रेन हो रही है, और इसका सोर्स वही उड़ती हुई बैंगनी पतलियां। स्टार्ट से एंड तक एड्रिक ने एक बार भी रेनल्ड्स से सीधा फिजिकल क्लैश नहीं किया। रेनल्ड्स असल में एड्रिक से नहीं, उन पतलियों से लड़ रहा था। एड्रिक खुद कभी भी उसकी रीच में आया ही नहीं। रेनल्ड्स ने सांस को कंट्रोल किया। वो पैनिक नहीं हुआ, बिल्कुल शांत था। फाइट के दौरान उसने एड्रिक के अटैक पैटर्न में कुछ रूल्स नोटिस कर लिए थे और धीरे-धीरे एक पॉसिबल ब्रेक थ्रू पॉइंट भी। इसी बीच उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ये फीलिंग पहले भी कई बार आई थी, लेकिन हर बार हाथ से फिसल जाती थी। पर इस बार एड्रिक के साथ फाइट के बाद जैसे कुछ उस पर उतर आया हो। अचानक फ्रैगमेंटेड नॉलेज का एक तूफान उसके दिमाग में घुस गया। एड्रिक ने तुरंत रेनल्ड्स में आए इस बदलाव को महसूस कर लिया। उसके दिल में एक बुरा अंदेशा उठा। जैसे ही वो एक्शन लेने वाला था, एक आवाज़ सीधे उसके दिमाग में गूंजी, उसे छूना मत, उसे पूरा करने दो। ये आवाज़ थी ब्लैक हैंड मॉर्गन की। एड्रिक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये क्यों? ये डिवाइन स्टेटस कंडेंस करने जा रहा है। अगर ये लेवल 4 लाइफ बन गया तो होम ग्राउंड पर इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मॉर्गन की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। कोई बात नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। उसके प्रमोशन के बाद हमें एक मिडिल प्लेन मिलेगा। एड्रिक समझ गया, अगर रेनल्ड्स सक्सीड हो जाता तो बीस्टमैन प्लेन लो प्लेन से मिडिल प्लेन बन जाएगा, और एक मिडिल प्लेन की वैल्यू लो प्लेन से कई गुना ज़्यादा होती है। ऊपर से नया-नया प्रमोट हुआ मिडिल प्लेन सबसे कमज़ोर स्टेज में होता है। रिस्क ज़रूर था, रेनल्ड्स लेवल 4 बन जाएगा और शायद उसे हराना मुश्किल हो जाए, लेकिन मॉर्गन वहाँ था। और मॉर्गन के होते एड्रिक काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया। जैसे ही रेनल्ड्स ने उस मिस्टीरियस फीलिंग को पकड़ लिया, वो ऑफिशियली डिवाइन स्टेटस कंडेंस करने के रास्ते पर चला गया। उसके इर्द गिर्द एक वायलेंट एनर्जी स्टॉर्म उठ खड़ा हुआ, इतना पावरफुल कि दूर प्लेन्स पर चल रही वॉर भी अचानक रुक गई। दोनों तरफ के सोल्जर्स को तुरंत रिट्रीट करना पड़ा। जो ज़्यादा देर रुके वो इस वायलेंट एनर्जी में वाइप आउट हो जाते। कुछ घंटों बाद रेनल्ड्स के आसपास कोई नहीं था, बस स्पेस फ्रैगमेंट्स और रूल फ्रैगमेंट्स घूम रहे थे। एक अनटचेबल एरिया बन चुका था। जो भी उसे देखने की कोशिश करता, उसका दिमाग फकने लगता। कियोटिक रूल्स और ब्रोकन नॉलेज को समझना इम्पॉसिबल था। 5 दिन बाद एनर्जी स्टॉर्म धीरे-धीरे शांत हुआ। रेनल्ड्स दोबारा दिखाई दिया। वो पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बेहद गहरी। बस एक नज़र डालने से ही लगता जैसे सामने वाला एंडलेस अबिस में खिंच जाएगा। ग्रीन स्किन्ड ओक्स ने जब रेनल्ड्स को सुरक्षित देखा, उसकी ऑरा महसूस की और उसका दिया हुआ सूदिंग मैसेज, सब बीस्टमैन समझ गए कि रेनल्ड्स भगवान बन चुका है। बीस्टमैन प्लेन के लिए एक नया युग शुरू हो गया है। हर जगह चीयर्स फूट पड़े। कैंप्स में, जंगलों में छुपे लोगों के बीच हर जगह उम्मीद जाग उठी। अब उन्हें स्लेवरी का डर नहीं था, लेकिन इसी सेलिब्रेशन के बीच आसमान से एक काला विशाल हाथ निकला और उसने सारी उम्मीद एक पल में तोड़ दी। वो काला जायंट हैम सीधा रेनल्ड्स को पकड़ लेता है। रेनल्ड्स की आंखें फैल गईं। उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। लेवल 4 बनने के बाद भी कोई कभी इतना करीब नहीं आ पाया था। रेनल्ड्स ने पूरी ताकत से स्ट्रगल की, लेकिन उसकी सारी पावर बेकार साबित हुई। काला हाथ बिल्कुल नहीं हिला। अगला ही पल वो हाथ रेनल्ड्स को लेकर पीछे खिंच गया। इस प्रोसेस में कई रूल फ्रैगमेंट्स टूट गए। आसमान में छोटी-छोटी स्पेशल फ्रैक्चर्स उभर आईं।
रेनल्ड्स अभी अभी लेवल 4 बना था। बीस्टमैन प्लेन अभी अभी मिडिल प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था। इस प्लेन के रूल्स अभी भी फ्रैजाइल थे, इतनी पावरफुल एग्जिस्टेंसेस को संभालने के लिए अभी तैयार नहीं। चैप्टर 195 प्लेन एडवांसमेंट। मॉर्गन का जायंट ब्लैक हाथ बीस्टमैन प्लेन पर सिर्फ कुछ पलों के लिए रुका, लेकिन उन पलों का असर पूरी दुनिया पर तबाही बनकर गिरा। पहाड़ों का धंसना, नदियों का रास्ता बदलना, अनेक वोल्केनों का फट पड़ना, तीनों कॉन्टिनेंट्स पर भयंकर भूकंप आ गए। ये दुनिया अभी इतनी मजबूत नहीं थी कि एक बाहरी लेवल 4 लाइफ जैसे मॉर्गन को बर्दाश्त कर सके। अगर मॉर्गन थोड़ी देर और यहाँ रुक जाता तो शायद पूरा बीस्टमैन प्लेन ही टूटकर बिखर जाता। प्लेन के बाहर मॉर्गन का असली शरीर लगभग पूरे बीस्टमैन ग्रह के बराबर था। उसका विशाल हाथ रेनल्ड्स को मजबूती से पकड़े हुए था। रेनल्ड्स पूरी ताकत से छटपटा रहा था। उसके शरीर के इर्द गिर्द रूल पावर लगातार उभर रही थी। एक नया नया बना डिवाइन स्टेटस, कितना स्वादिष्ट! मॉर्गन की आंखों में लालच चमक उठी। उसने रेनल्ड्स के अंदर जमी चुकी डिवाइन स्टेटस को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के रेनल्ड्स को सीधा निगल लिया। इसे पचाने में थोड़ा समय लगेगा। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई छोटा सा स्नैक खा लिया हो। इस दृश्य ने बीस्टमैन प्लेन के अंदर हहलकाल मचा दी। ग्रीन स्किन्ड ऑर्क्स अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। जो रेनल्ड्स अभी अभी भगवान बना था, उसे आसमान से आए एक काले हाथ ने पल भर में छीन लिया। अभी जो उम्मीद की आग जलनी शुरू हुई थी, वो तुरंत बुझ गई। ब्लैक सेल की तरफ भी कई विज़र्ड्स घबरा गए। उनमें से बहुतों ने पहली बार मॉर्गन को असली तौर पर एक्शन में देखा था। एक लेवल 4 मेज का ऑरा ही इतना दबाव भरा था कि सबको सांस लेना मुश्किल लग रहा था। 7वें बैटल जोन में दूर खड़ा ड्यूक भी ये सब देख रहा था। उसे रेनल्ड्स के लेवल 4 पर पहुंचने की खबर मिल चुकी थी। पहले लगा था कि रेनल्ड्स के एसेंशन से प्लेन वॉर में नया मोड़ आ सकता है, शायद युद्ध और लंबा चले, लेकिन मॉर्गन ने सीधा हाथ बढ़ाकर रेनल्ड्स को उठा लिया और सब कुछ अचानक खत्म हो गया। रेनल्ड्स के ले जाने के बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। बीस्टमैन लीजन पूरी तरह से घबरा गई। ब्लैक सेल लीजन ने मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने तुरंत पूरे जोर के साथ बड़ा हमला शुरू कर दिया। आधा महीना भी नहीं बीता और युद्ध पूरी तरह खत्म हो गया। ग्रीनफील्ड कॉन्टिनेंट पूरी तरह ब्लैक सेल के कब्जे में आ चुका था। कुछ गिने चुने बीस्टमैन ही भाग पाए, बाकी सब के लिए ये ज़मीन अब ब्लैक सेल की हो चुकी थी। इसी दौरान बीस्टमैन प्लेन के अंदर भी भयानक बदलाव हो रहे थे। पूरा ग्रह फैलने लगा। तीनों कॉन्टिनेंट्स का एरिया तेज गति से बढ़ने लगा। समुद्र भी और विस्तृत हो गए। ग्रीनफील्ड कॉन्टिनेंट पर मौजूद ड्यूक ने ये सब अपनी आंखों से देखा। जो 2 पहाड़ पहले पास पास थे, वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। बीच की जमीन जैसे जिंदा हो, खुद ब खुद उग रही थी। रोज भूकंप आते, जमीन हिलती, पहाड़ गिरते। आम जीवों के लिए ये प्राकृतिक आपदा किसी काल से कम नहीं थी। ड्यूक और बाकी विज़र्ड्स पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। विज़र्ड्स होने के नाते वो इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं थे। ये पूरे बीस्टमैन प्लेन के लिए एक युग बदलने वाला पल था, लो प्लेन से मिडिल प्लेन की तरफ बढ़ने का। चाहे रेनल्ड्स अब यहाँ ना था, लेकिन जैसे ही उसने डिवाइन स्टेटस जमाई और लेवल 4 लाइफ बना, प्लेन का असेंशन शुरू हो चुका था। पहले ये स्पष्ट नहीं था, पर अब बदलाव हर जगह नजर आ रहा था। इस असेंशन के दौरान भले ही अनेक आम जीव मर गए, लेकिन लंबे समय में ये प्लेन के लिए बेहद फायदेमंद था। मिडिल प्लेन बनने के बाद यहाँ के रूल्स और ज़्यादा पूरे और मजबूत हो जाएंगे। जब असेंशन पूरी हो जाएगी, तब मॉर्गन अपने असली शरीर के साथ भी यहाँ आ सकेगा, बिना दुनिया को तबाह किए। और नए जन्मे जीवों को भी इसका लाभ मिलेगा, बेहतर शरीर, लंबी आयु और अच्छी प्रतिभा। विज़र्ड प्लेन कभी इसी रास्ते से गुजरा था, अनेक युग पहले, जब इंसान और अन्य जातियों की जिंदगी छोटी और कमज़ोर थी। प्लेन का असेंशन सभी जीवों से जुड़ा होता है, थोड़ा बलिदान आवश्यक होता है। तीनों कॉन्टिनेंट्स के फैलते फैलते आधे महीने बाद विल्डरनेस कॉन्टिनेंट टूटकर 2 अलग कॉन्टिनेंट्स बन गया। इस घटना ने वहां रहने वाले जीवों के लिए प्रलय ला दिया। भयानक भूकंप, पहाड़ों का गिरना, जमीन का धंसना।
ग्रीनफील्ड कॉन्टिनेंट पर भी लगातार भूकंप आते रहे। समुद्र में हजारों मीटर ऊंची लहरों का उत्पन्न होना आम बात हो गई। आखिरकार बीस्टमैन प्लेन 3 से 5 कॉन्टिनेंट्स में बदल गया। सिर्फ ग्रीनफील्ड कॉन्टिनेंट ही पूरी तरह सलामत रहा। ये पांचों कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। इस महापरिवर्तन के बाद बचे हुए नेटिव जीवों ने महसूस किया कि उनके शरीर थोड़े मजबूत हो गए हैं, लेकिन ड्यूक जैसे आउटसाइडर्स के लिए ये अनुभव बिल्कुल अलग था। प्लेन कॉन्शियसनेस पहले से ही उन्हें दबाए हुए थी, अब ये दबाव और भी बढ़ गया। ड्यूक ने महसूस किया कि उसकी मैजिक पावर धीरे चल रही है, जैसे शरीर पर भार बढ़ गया हो। ये संकेत था कि जैसे जैसे असेंशन पूरी हो रही थी, प्लेन कॉन्शियसनेस और शक्तिशाली होती जा रही थी और आउटसाइडर्स को और ज्यादा धकेल रही थी। प्लेन कॉन्शियसनेस सीधा उन पर हमला नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने नेटिव जीवों के जरिए अपना काम करती है। हर प्लेन का एक प्लेन चाइल्ड होता है, वो व्यक्ति जिसे प्लेन खुद चुनता है। रेनल्ड्स ही बीस्टमैन प्लेन का प्लेन चाइल्ड था। उसने लेवल 4 तक पहुंचकर प्लेन के असेंशन में मदद की, लेकिन अभी ये मिडिल प्लेन बहुत कमजोर था, नया बना हुआ, बिना असली शक्ति के। ब्लैक सेल के सामने ये आसानी से दबाया जा सकता था। रेनल्ड्स की हार के साथ ही बीस्टमैन प्लेन की किस्मत भी तय हो गई। अब ये प्लेन ब्लैक सेल का एक अधीनस्थ प्लेन बन चुका था। यहाँ के सभी रिसोर्सेज ब्लैक सेल के होंगे और हर कीमती जीव एक स्लेव क्रीचर बनेगा। ग्रीन स्किन्ड ऑर्क्स के लिए भविष्य अंधेरा और निराशा से भरा हुआ था, और ये सच था जिसे उनके पास स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चैप्टर 196 द वॉर एंड्स। ब्लैक सेल के लिए ये एक बहुत बड़ा जश्न का मौका था। पूरी ऑर्गेनाइजेशन खुशी के माहौल से भरी हुई थी। एक मिडिल प्लेन का मतलब ही कुछ और होता है। रिसोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं कि गिनती मुश्किल हो जाए। आमतौर पर मिडिल प्लेन की सिविलाइजेशंस काफ़ी शक्तिशाली होती हैं, इतनी शक्तिशाली कि अक्सर ब्लैक सेल अकेला किसी मिडिल प्लेन को जीत भी नहीं सकता। अक्सर ऐसा होता है कि कई बड़ी शक्तियां मिलकर ही एक मिडिल प्लेन को कॉन्कर करती हैं। कुछ मिडिल प्लेन्स तो इतने खतरनाक होते हैं कि विज़र्ड प्लेन भी उन्हें बिना सोचे समझे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता, जीतना तो दूर की बात है। इसलिए जब ब्लैक सेल ने बीस्टमैन प्लेन पर कब्जा कर लिया तो उनकी आगे की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव हुए। अगर ये सिर्फ एक आम लो प्लेन होता तो ब्लैक सेल का तरीका काफ़ी रफ होता। रिसोर्सेज निकालो और बाकी की परवाह मत करो। कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जहां सारे रिसोर्सेज निकाल लेने के बाद ऑक्यूपेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ब्लैक सेल वहां से सीधा हट जाता और पूरा प्लेन धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ जाता। ऐसे अबेंडेंड प्लेन्स में एनवायरनमेंट इतना खतरनाक हो जाता है कि वहां रहने वाले जीव सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं। धीरे धीरे जातियां मिटती चली जाती हैं और आखिरकार प्लेन बिल्कुल डेड हो जाता है। लेकिन ऐसे केसेस कम होते हैं। ज़्यादातर प्लेन्स में सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन का तरीका अपनाया जाता है, बिना ज़्यादा अत्याचार के। अब जब बीस्टमैन प्लेन मिडिल प्लेन बन चुका था, ब्लैक सेल ने फैसला किया कि यहाँ सिर्फ रिसोर्सेज निकालने के बजाय कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट भी की जाएगी। इससे बीस्टमैन प्लेन एक और रेयर बेस बन जाएगा ब्लैक सेल का। विज़र्ड प्लेन की कई शक्तियां मल्टीपल प्लेन्स कंट्रोल करती हैं, लेकिन मिडिल प्लेन्स फिर भी रेयर होते हैं। ब्लैक सेल के पास भी सिर्फ गिनती के कुछ मिडिल प्लेन्स ही थे। बीस्टमैन प्लेन का एडवांसमेंट प्रोसेस लगभग 1 महीने में शांत होता दिखने लगा। कम से कम सरफेस पर तो अब ज़्यादा जियोलॉजिकल उथल-पुथल नहीं थी। हकीकत में प्लेन का एडवांसमेंट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। ये प्रोसेस 100 सालों तक चलेगा, जिसमें प्लेन के रूल्स धीरे धीरे और मजबूत होते जाएंगे। ये वॉर सिर्फ आधा साल चला, लेकिन ब्लैक सेल ने बिना ज़्यादा नुकसान के बीस्टमैन प्लेन हासिल कर लिया। ऊपर से अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा भी मिला। अगले महीने थर्ड लीजन, जिसमें ड्यूक था, नए बने कॉन्टिनेंट्स पर फैला दी गई। उनका काम था लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और ऑर्डर मेंटेन करना। कुछ छोटी मोटी बीस्टमैन रोग फोर्सेस अभी भी बची हुई थीं। कभी कभी वो निकलकर थोड़ा नुकसान करती थीं, लेकिन अब उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। विज़र्ड्स के लिए वो सिर्फ थोड़ी परेशानी थी, कोई बड़ा खतरा नहीं।
समय के साथ ये बची कुची फोर्सेस भी धीरे धीरे साफ कर दी जाएंगी। 3rd लीजन, 7th लीजन और 10th लीजन ने अपनी ज़्यादातर फोर्सेस वापस बुला लीं। बीस्टमैन प्लेन पर सिर्फ थोड़ी सी फौज छोड़ी गई। अब यहाँ ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत नहीं थी। मेन बीस्टमैन आर्मी या तो ख़त्म हो चुकी थी या पकड़ी जा चुकी थी। ज़्यादा ट्रूप्स रखना सिर्फ रिसोर्सेज का वेस्ट होता। आने वाले काफ़ी समय तक बीस्टमैन प्लेन की गार्डिंग ब्लैक सेल का एक रेगुलर टास्क बन जाएगा। विज़र्ड्स यहाँ रोटेशन में आते रहेंगे, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की स्पीड बनाए रखने के लिए। ये ड्यूटी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बस थोड़ी बोरिंग थी। युद्ध के ख़त्म होने के कुछ ही समय बाद ड्यूक विज़र्ड प्लेन वापस लौट आया, इस इंटरप्लेन जर्नी को यहीं समाप्त करते हुए। उसने सप्लाई डिपो पर अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस सेटल किए। आखिर में उसके पास 5,520 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे, एक काफ़ी बड़ी कमाई। इसका ज़्यादातर हिस्सा बैटलफील्ड में लेवल 1 बीस्टमैन को मारने और एल्बी सिटी को कैप्चर करने से मिला था। बाकी गार्डिंग जैसे कामों से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के अलावा ड्यूक का सबसे बड़ा फ़ायदा था 2 लाख लेवल 1 ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स। ब्लैक सेल ने उन्हें 1.5 के रेशियो पर खरीदा, जिससे ड्यूक को 30,000 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स मिले। अगर वो इन्हें ब्लैक सेल के बाहर बेचता तो शायद और महंगा बिकता। दूसरी विज़र्ड फोर्सेस को इन नए एनर्जी क्रिस्टल स्टोन्स में रिसर्च वैल्यू दिखती थी, कम से कम शॉर्ट टर्म में। जैसे जैसे ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स मार्केट में कॉमन होते जाएंगे, रेशियो धीरे धीरे गिरेगा और आखिरकार 1:1 हो जाएगा, बिल्कुल ऑर्डिनरी एनर्जी क्रिस्टल स्टोन्स जैसा। इसलिए अगर ड्यूक ज़्यादा मैजिक स्टोन्स कमाना चाहता था तो उसे जल्दी फैसला करना ज़रूरी था। बीस्टमैन प्लेन पर ज़्यादा दिन ना रुकने का उसका एक ही मकसद था, जल्दी वापस आकर ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स का सौदा निपटाना। वापस आने के बाद ड्यूक ने जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन के हैरिसन और ब्रोकन कॉल्ड्रन एल्केमी शॉप के वाइट से संपर्क किया। दोनों ही ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स में इंटरेस्टेड थे। ब्रोकन कॉल्ड्रन ने 1.8 का रेशियो ऑफर किया। हैरिसन ने अप्रूवल के बाद बताया कि अगर पूरी 2 लाख की बैच एक साथ बेची जाए तो वो 2 का रेशियो दे सकते हैं। ड्यूक समझ गया कि यही ऑलमोस्ट लिमिट है, इससे ज़्यादा कहीं और मिलना मुश्किल है। उसने बिना देरी किए पूरी 2 लाख ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन को बेच दी। बदले में उसे 40,000 लेवल 1 मैजिक स्टोन्स मिले। ग्रीन क्रिस्टल स्टोन्स अभी रेयर हैं, लेकिन फ्यूचर में आसानी से मिल जाएंगी, तब उनकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इन 40,000 मैजिक स्टोन्स को रखने के लिए ड्यूक ने खास एक एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस रिंग खरीदी। उसके पहले के स्पेस रिंग्स डीमनाइज्ड आइटम लेवल के थे, लेकिन इस बार उसने एक लेवल 1 विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट लेवल का स्पेस रिंग लिया। इस रिंग का नाम था व्हाइट क्लाउड। इसके अंदर की स्पेस लगभग 10 फुटबॉल फील्ड्स जितनी थी। काफ़ी समय तक उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही भारी थी। लेवल 1 विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स पहले ही महंगे होते हैं और स्पेस रिंग्स तो और भी ज़्यादा। सिर्फ ये छोटी सी व्हाइट क्लाउड रिंग ही ड्यूक को 30,000 मैजिक स्टोन्स में पड़ी। स्पेस सिर्फ 10 गुना बढ़ी थी, लेकिन कीमत 10 गुना से भी ज़्यादा, और ये सब हैरिसन की मदद के बाद, वरना और महंगा होता। ड्यूक अपने सुनसान आइलैंड पर वापस आया और मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल आइलैंड की डेवलपमेंट में लगाने लगा। उसने 50,000 से ज़्यादा मैजिक स्टोन्स खर्च करके एक स्टैंडर्ड मैजिक पोशन लेबोरेटरी बनाई, पूरी बेसिक इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। लेवल 1 पोशंस रिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। एल्केमी लेबोरेटरी पर उसने सिर्फ 10,000 से थोड़े ज़्यादा मैजिक स्टोन्स खर्च किए। इसका रीज़न ये नहीं था कि एल्केमी सस्ती है, बल्कि इस वक्त ड्यूक इस फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। एल्केमी इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है और ड्यूक फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए सिर्फ बेसिक ज़रूरत का सामान तैयार किया। अगर एक एल्केमी लैब को मैजिक पोशन लैब के स्टैंडर्ड तक बनाना हो तो कम से कम 6 फिगर्स का खर्चा आता है। अभी ड्यूक के पास विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स बनाने की क्षमता नहीं थी। विल रून्स पर उसकी पकड़ अभी भी कमज़ोर थी। वो अभी भी एक एल्केमी अप्रेंटिस ही था। चैप्टर 197 विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट। 1 महीना बाद डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल अप, स्पिरिचुअल पावर
plus 0.5. Deep Blue Tide Meditation Technique Level 7 1/3500. Physique 22.3, Strength 23.2, Agility 21.6, Spirit 61, Free Attribute Points 0. पिछले 1 महीने से ड्यूक कहीं गया ही नहीं, वो डिजर्टेड आइलैंड पर ही रुका रहा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हुए और शांत मन से कल्टीवेशन के थ्रू अपनी स्टेट एडजस्ट करता रहा। उसे ऑफिशियल विज़र्ड बने सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, इसलिए अपनी फाउंडेशन को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी था। इस कल्टीवेशन के दौरान उसकी स्पिरिचुअल पावर आखिरकार 60 के पार पहुंच गई, लेकिन 100 के गोल से अभी काफ़ी दूर था। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स अभी बहुत कम थे और सिर्फ लेवल 1 मैजिक का यूज़ करके प्रोफिशिएंसी बढ़ाना काफ़ी स्लो प्रोसेस था। ड्यूक ने स्किल ट्री पर एक नज़र डाली। तीनों लेवल 1 मैजिक अभी भी मैक्स लेवल से काफ़ी दूर थे। सैंड गार्डियन लेवल 6 45/550, सी किस लेवल 2 75/200, अर्थ स्प्रिंग लेवल 3 242/300। उसके अंदाजे के मुताबिक लेवल 1 मैजिक का मैक्स लेवल शायद 16 होता है और वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन लेवल बढ़ने के साथ जो स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स मिलते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, ओवरऑल स्ट्रेंथ में बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। और लेवल 1 मैजिक को लेवल अप करते वक्त जो रिलेटेड नॉलेज मिलता है वो भी फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस वक्त ड्यूक के पास 3,10,000 मैजिक स्टोन्स और 5,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बचे हुए थे। वो जानता था कि इन रिसोर्सेज को सही जगह यूज़ करना ज़रूरी है, ऐसे ही छोड़ देना बिल्कुल वेस्ट होता। लेकिन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के मामले में उसे ज़्यादा कॉशियस रहना था। ये कमाना मुश्किल होता है और मैजिक स्टोन्स की तरह आसानी से नहीं मिलते। ड्यूक ने डिसाइड किया कि अब उसे कुछ लाइफ सेविंग और एस्केप टाइप विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स खरीदने चाहिए। पहले जो लाइफ बेल उसके पास थी वो विवियन की थी और ड्यूक ने उसे कभी यूज़ नहीं किया। अब नेचुरली उसे वापस करना ज़रूरी था। अब जबकि उसके पास काफ़ी रिसोर्सेज थे तो उसे दूसरों के आइटम्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी। ड्यूक ब्लैक सेल ट्रेजर वॉल्ट में गया और देखना शुरू किया। अंदर ज़्यादातर लेवल 1 विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स ही थे और लाइफ सेविंग और एस्केप टाइप आइटम्स भी काफ़ी थे, लेकिन सही चॉइस करना ज़रूरी था। सबसे पहले उसकी नज़र एक आर्टिफैक्ट पर पड़ी, आवर ग्लास टैलिस्मन। ये लाइफ बेल जैसा ही काम करता था। मरने के बाद वेरर की बॉडी, सोल और सभी स्टेट्स को डेथ से पहले वाली कंडीशन में रिस्टोर कर देता था। बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट डेथ आइटम था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओली का सब्स्टिट्यूट डेथ ग्रासमैन। दोनों ही 1 टाइम कंज्यूमेबल्स थे। फ़र्क सिर्फ प्रिंसिपल का था। सब्स्टिट्यूट डेथ ग्रासमैन कर्स बेस्ड था, जबकि आवर ग्लास टैलिस्मन टाइम रूल्स पर बेस्ड था। दोनों के प्रिंसिपल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे और ये कहना मुश्किल था कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल था। ड्यूक ने प्राइस देखी, 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। वो थोड़ा हिचकिचाया और तुरंत खरीदने की बजाय आगे देखना कंटिन्यू किया। फिर उसकी नज़र एक नेकलेस पर पड़ी, साइरन स्टीयर। ये एक एक्टिव लाइफ सेविंग विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट था। एक्टिवेट करने पर एक बूंद जैसी एनर्जी वेरर को एनवेलप करती, जो एक्सटर्नल अटैक्स को पूरी तरह रेजिस्ट करती और लाइफ फोर्स को रैपिडली रिस्टोर करती। इसका हीलिंग इफेक्ट सी के स्पेल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ काफ़ी हाई थी। 150 डिग्रीज से कम के सारे एनर्जी अटैक्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर सकती थी। ड्यूक अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाकर भी 150 डिग्रीज का अटैक नहीं निकाल सकता था। डिफेंस बिल्कुल टर्टल शेल जैसा, सॉलिड और रिलायबल। प्राइस देखी, 1800 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। महंगा था। ड्यूक ने सोचा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सैंड गार्डियन होने के कारण उसके पास डिफेंस की कमी नहीं थी। उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कोई ऐसा आर्टिफैक्ट जो मौत के एज से वापस ला सके, जैसे आवर ग्लास टैलिस्मन। कुछ देर सोचने के बाद ड्यूक ने अभी कोई फाइनल परचेज नहीं की।
उसने ब्रोकन कॉर्डन एल्केमी शॉप के वाइट को मैसेज किया लाइफ सेविंग विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स के बारे में। वाइट ने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिप्लाई किया, अभी हमारे पास एक विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट है जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट होगा। इसका नाम है शैडो क्लोक। थोड़ी ही देर में ड्यूक को शैडो क्लोक की डिटेल्ड इन्फो मिल गई। शैडो क्लोक का काम था वेयरर को शैडो के अंदर हाइड होने देना और शैडो स्पेस के थ्रू मूव करना। इफेक्टिवली ये शॉर्ट डिस्टेंस स्पेस टेलीपोर्टेशन जैसा था। ड्यूक काफ़ी सैटिस्फाइड था। इसका यूज़ काफ़ी वाइड रेंज में हो सकता था, एस्केप के लिए ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काम आता। बीस्टमैन प्लेन के एक्सपीरियंस के बाद ड्यूक समझ चुका था कि फ्यूचर के दुश्मन हमेशा हराए जा सकने वाले नहीं होंगे। जीत नहीं सकते तो कम से कम भागने का ऑप्शन होना चाहिए, वरना सीधा डेथ। ड्यूक ने प्राइस पूछी 85,000 मैजिक स्टोन्स। ये लगभग 3 वाइट क्लाउड रिंग्स की कीमत के बराबर था। महंगा होने का रीज़न भी क्लियर था। शैडो क्लोक जैसे विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स बहुत रेयर होते हैं और उन्हें रिफाइन करना भी बहुत मुश्किल होता है। वाइट ने ये भी बताया कि अगर ड्यूक चाहे तो ब्रोकन कॉर्डन एल्केमी शॉप के थ्रू कस्टमाइज्ड विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट भी बनवाया जा सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा होती। शैडो क्लोक जैसा कुछ बनवाने में 6 फिगर्स क्रॉस हो जाते, वो भी तब जब कोई केपेबल एल्केमिस्ट मिल जाए। ड्यूक बस साय कर सका। एल्केमी वाले सच में पैसा छापते हैं। दुख की बात ये थी कि फिलहाल ड्यूक के पास एल्केमी में आगे बढ़ने के रिसोर्सेज और कंडीशंस नहीं थे। एल्केमी एक ऐसी फील्ड थी जहां स्किल आ जाए तो पैसा कमाना आसान हो जाता है, लेकिन एंट्री बैरियर इतना हाई है कि ज़्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं। टैलेंट, बैकग्राउंड, रिसोर्सेज सब कुछ चाहिए, सिर्फ एक चीज़ काम नहीं करती। आखिरकार ड्यूक ने डिसीजन ले लिया। उसने 85,000 मैजिक स्टोन्स देकर शैडो क्लोक खरीद ली और 2,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देकर आवर ग्लास टैलिस्मैन भी ले लिया। अब उसके पास बचे थे 2,30,000 मैजिक स्टोन्स और 3,500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। उसने डिसाइड किया कि अब और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च नहीं करेगा, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वाइट काफ़ी एफिशिएंट निकला। वो खुद शैडो क्लोक लेकर ड्यूक के डिजर्टेड आइलैंड पर आया। इंस्पेक्शन के बाद दोनों ने ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि फ्यूचर मेंटेनेंस या इश्यूज के लिए रिकॉर्ड रहे। शैडो क्लोक मिलते ही ड्यूक ने नोटिस किया ये डार्क पर्पल कलर का क्लोक था, शायद किसी अननोन बीस्ट के फर से बना था। सरफेस पर घने फाइन पर्पल बाल थे। हाथ लगाते ही ऐसा लगा जैसे किसी जिंदा जानवर को टच कर रहा हो, एक अजीब लेकिन स्मूथ सेंसेशन। जब ड्यूक ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से शैडो क्लोक के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और उसे अपनी पीठ पर डाल लिया, तो वो बिल्कुल नॉर्मल विज़र्ड क्लोक जैसा ही दिखा, बस थोड़ा ज़्यादा महंगा और लग्जूरियस। फिर ड्यूक ने स्पिरिचुअल पावर से शैडो क्लोक एक्टिवेट किया और एक पल में ही वो एक अजीब स्पेस में एंटर कर गया। इस स्पेस में सब कुछ साफ दिखता था, लेकिन रंग उड़ चुके थे। सब कुछ ग्रे और वाइट हो गया था। सिर्फ एक हल्का सा मूवमेंट और ड्यूक 100 मीटर दूर पहुंच गया। शैडो स्पेस के थ्रू मूवमेंट स्मूथ और एफर्टलेस था, जैसे दूरियां एग्जिस्ट ही ना करती हों। शैडो क्लोक मिलने के बाद ड्यूक अब शैडो स्पेस के अंदर मूव कर सकता था, जिससे वो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन से इजीली बच सकता था। लेकिन इस क्लोक का यूज़ करते वक्त सावधान रहना ज़रूरी था। शैडो स्पेस के अंदर कभी-कभी एक्सट्रीमली डेंजरस शैडो क्रीचर्स भी मिल सकते थे। हाँ, उनसे टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, पर अगर हो गया तो बस यही कह सकते हो कि किस्मत खराब थी। बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता था जैसे ड्यूक ने एक इंस्टेंट टेलीपोर्ट किया हो, एक पल में गायब हुआ और अगले ही पल 100 मीटर दूर अपीयर हो गया। मल्टीपल यूजेस के बाद ड्यूक शैडो क्लोक को काफ़ी अच्छी तरह समझ चुका था। आवर ग्लास टैलिस्मैन को मैन्युअली एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही स्पिरिचुअल पावर से कनेक्शन एस्टैब्लिश होता, वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंटीग्रेट हो जाता। इन दोनों विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स के साथ ड्यूक के पास अब काफ़ी रिलायबल लाइफ सेविंग और एस्केपेबिलिटीज़ आ चुकी थीं। इसके अलावा इस पीरियड के दौरान ड्यूक काफ़ी बुक्स पढ़ रहा था। सब लेवल 1 मैजिक की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड थीं। ऑफिशियल विज़र्ड बनने के बाद लेवल 1 मैजिक की पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंटल मैजिक यूज करने के लिए हर बार ज्यादा फ्री एलिमेंटल एनर्जी पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, जो विज़र्ड पर काफी हाई डिमांड्स डालते हैं। वाटर मैजिक कास्ट करते वक्त अगर वाटर एट्रीब्यूट अफिनिटी अच्छी ना हो तो कास्टिंग स्पीड स्लो हो जाती है, और ऑफिशियल विज़र्ड लेवल पर इवन थोड़ा सा डिले भी फेटल हो सकता है। जीत या हार अक्सर एक इंस्टेंट में डिसाइड होती है। ड्यूक को सेलिन की पहले कही बात याद आई। शुरू में सिर्फ एक एलिमेंट के एनर्जी पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करना फास्ट ग्रोथ देता है, लेकिन बाद में ये एक लिमिटेशन बन जाता है। लॉन्ग टर्म मेडिटेशन के कारण बॉडी सिर्फ एक टाइप के एनर्जी पार्टिकल्स की आदत डाल लेती है और बाकी एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। ये बात ड्यूक अब क्लियरली समझ पा रहा था। लकीली उसने अपनी डेली मेडिटेशन में डिफरेंट एलिमेंटल पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने खुद पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं होने दी। फिर भी फायर और विंड एलिमेंट के एनर्जी पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करना उसके लिए अभी भी टफ था। ये एक्चुअली नॉर्मल था, मोस्ट विज़र्ड्स को ये प्रॉब्लम होती है, बस ड्यूक को लग्जरी से सिंप्लिसिटी में आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। उसके पास वाटर और अर्थ एलिमेंट के लिए हाई अफिनिटी टैलेंट था, इसलिए इन दोनों एलिमेंट्स के पार्टिकल्स वो काफ़ी इजीली एब्जॉर्ब कर लेता था, और जब बाकी एलिमेंट्स ट्राई करता तो स्पीड काफ़ी स्लो लगती। इसीलिए ड्यूक ने डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में वो सब एलिमेंट्स की ब्रीदिंग टेक्निक्स कलेक्ट करेगा, एटलीस्ट विंड और फायर एलिमेंट तो ज़रूर। उसी दौरान उसे लाइट एट्रीब्यूट ब्रीदिंग टेक्निक की लोकेशन भी पता चली, जो ईस्ट कोस्ट पर थी। ईस्ट कोस्ट एक ऐसा रीजन था जहां मैकेनिकल विज़र्ड सिविलाइजेशन और नाइट सिविलाइजेशन दोनों ही काफ़ी डेवलप्ड थे। वहां का सिस्टम वेस्ट कोस्ट से बिल्कुल डिफरेंट था। ईस्ट कोस्ट का पूरा एरिया सिविल एम्पायर के अंडर आता था। सिविल एम्पायर लगभग 10,000 सालों पुराना था। एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक स्टेबल और पावरफुल बना रहा। इस स्टेबिलिटी का मेन रीजन था वहां मौजूद एपलाचियन कॉन्टिनेंट का इकलौता 6 रिंग विज़र्ड, राफेल पोल्क। राफेल एक लेवल 6 लाइफ लगभग 10,000 सालों से सिविल एम्पायर पर रूल कर रहा था। उसके लीडरशिप में ईस्ट कोस्ट दिन ब दिन और प्रॉस्पेरस होता गया। वो पूरे विज़र्ड प्लेन का सबसे पावरफुल मैकेनिकल विज़र्ड माना जाता था और सबसे फॉर्मिडेबल एल्केमिस्ट भी। उसके पास एक वर्ल्ड क्लास सीक्रेट ट्रेजर था, मैकेनिकल हार्ट। सिर्फ लेवल 6 विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स को ही वर्ल्ड क्लास सीक्रेट ट्रेजर कहा जाता है। इस लेवल पर कोई आर्टिफैक्ट सिर्फ एक एल्केमी आइटम नहीं रहता। कुछ हाई लेवल विचक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर लेते हैं और खुद को और पावरफुल बना सकते हैं। मैकेनिकल हार्ट को बहुत कम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन आज के टाइम में मेजर रिजर्ट पावर्स के पास जो स्पेस फोर्ट्रेसेस हैं, उनका ओरिजिन मैकेनिकल हार्ट से ही हुआ है। स्पेस फोर्ट्रेसेस के कोर स्ट्रक्चर्स सब मैकेनिकल हार्ट के थ्रू ही बनाए गए थे। सिविल एम्पायर की ज़्यादातर मैकेनिकल डिवाइसेस भी इसी से डिराइव्ड थे। लेजेंड कहता है कि अगर किसी के पास मैकेनिकल हार्ट हो तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है। ऑब्वियस है ये थोड़ा एग्जैजरेटेड था, हर चीज़ की लिमिट्स होती हैं, पर फिर भी इससे मैकेनिकल हार्ट की पावर का अंदाज़ा लग जाता है। मैकेनिकल हार्ट हर एल्केमिस्ट का अल्टीमेट ड्रीम था। हर एल्केमिस्ट बस एक ही चीज़ चाहता था, इसे हासिल करना। सिविल एम्पायर के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग नाइट ऑर्डर्स भी थे। ये सिर्फ नॉर्मल ग्रेट नाइट्स नहीं थे, बहुत से लेवल 1, लेवल 2 और उससे भी ऊपर के नाइट्स मौजूद थे। नाइट ऑर्डर्स और एडवांस्ड मैकेनिकल आर्मामेंट का कॉम्बिनेशन उनकी आर्मी और एक्सट्रीमली पावरफुल बना देता था। इस वजह से ईस्ट कोस्ट के ओवरऑल स्ट्रेंथ वेस्ट कोस्ट से काफ़ी ज़्यादा थी। चाहे टॉप टियर कॉम्बैट हो या लोअर टियर फोर्सेस, दोनों ही केसेस में वेस्ट कोस्ट मैच नहीं कर पाता। सिविल एम्पायर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी, नाइट हॉल। नाइट हॉल नाइट्स के लिए हायर एडवांसमेंट का पाथ कंट्रोल करता था। ये एक पब्लिक और ओपन ऑर्गेनाइजेशन था। विज़र्ड प्लेन के किसी भी कोने से नाइट्स ज्वाइन कर सकते थे। नाइट हॉल के पास मल्टीपल ब्रीदिंग टेक्निक्स और नाइट कल्टिवेशन रिसोर्सेज थे। जो नॉर्मल नाइट्स आगे ग्रो करना चाहते थे, उनके लिए नाइट हॉल ज्वाइन करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी था। असेसमेंट टास्क्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी स्मूथली नाइट हॉल का मेंबर बन सकता था और वहाँ के टास्क्स कंप्लीट करके रिसोर्सेज अर्न कर सकता था। नाइट हॉल मेंबर्स की आइडेंटिटी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता था। चाहे तुम किसी और विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन से हो, तब भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद कोई कंपलसरी टास्क भी नहीं था, सब कुछ पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता था।
ड्यूक को जो लाइट एट्रीब्यूट ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में पता चला था वो नाइट हॉल के अंदर ही थी और उसे पाने के लिए नाइट हॉल ज्वाइन करना ज़रूरी था। डिफरेंट एट्रीब्यूट ब्रीदिंग टेक्निक्स कलेक्ट करने के लिए नाइट हॉल फिलहाल सबसे फास्ट और इफेक्टिव ऑप्शन लग रहा था। ड्यूक ने पहले भी ब्रीदिंग टेक्निक्स कलेक्ट करने की कोशिश की थी, पर आउटसाइड वर्ल्ड में अवेलेबल टेक्निक्स बहुत कम थीं। नाइट हॉल के बारे में जानने के बाद उसे समझ आ गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रीदिंग टेक्निक्स पर इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल क्यों रखता है। फ्लोरेंस कॉन्टिनेंट पर जहां से ड्यूक आया था, वहां पर भी नोबल्स ब्रीदिंग टेक्निक्स को टाइटली कंट्रोल करते थे। ये ट्रेडिशन एक्चुअली नाइट हॉल के रूल्स से ओरिजिनेट हुआ था। थ्योरेटिकली विजर्ड प्लेन की सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स का सोर्स नाइट हॉल ही था, लेकिन टाइम के साथ नॉर्मल लोग नाइट हॉल के एग्जिस्टेंस को ही भूल गए थे और ब्रीदिंग टेक्निक्स पर नोबल्स का कंट्रोल अब रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए हो गया था। ड्यूक ने डिसाइड कर लिया, अगला स्टॉप ईस्ट कोस्ट। वहां जाकर वो हर एट्रीब्यूट की ब्रीदिंग टेक्निक्स कलेक्ट करेगा। नाइट हॉल ज्वाइन करना सेविल एम्पायर ज्वाइन करना नहीं होता। वैसे भी सेविल एम्पायर का कोर मेंबर बनना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ड्यूक जैसे आउटसाइडर के लिए शुरू में वो सिर्फ नाइट हॉल का एक्सटर्नल मेंबर ही बन पाएगा और जॉब्स करेगा और कोर मेंबर बनने से अभी काफी दूर होगा। चैप्टर 199 कैट गर्ल। हार्बर सिटी में ड्यूक का ये शहर में सेकंड विजिट था और पहले की तरह ही सिटी बिल्कुल लाइवली और बसलिंग थी। हर जगह विजर्ड्स अपनी अपनी डिजायर्स इंडल्ज करते हुए दिख रहे थे। ड्यूक सीधा हार्बर सिटी के डिरिजिबल पोर्ट की तरफ गया, वही जगह जो उस पहाड़ पर थी जहां पहले उसने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस की थी। डिरिजिबल पोर्ट का एरिया काफ़ी बड़ा था। टाइम टाइम पर एयरशिप्स लैंड और टेक ऑफ कर रहे थे। ज़्यादातर एयरशिप्स साउंड इंसुलेशन मैजिक से इक्विप्ड थे, इसलिए इतनी मूवमेंट के बावजूद ज़्यादा नॉइज़ नहीं होता था और हार्बर सिटी के रेजिडेंट्स डिस्टर्ब नहीं होते थे। क्योंकि ईस्ट कोस्ट सेविल एम्पायर के अंडर आता था, इसलिए बिना परमिशन एंट्री अलाउड नहीं थी। सिर्फ डेजिग्नेटेड चेक पॉइंट से ही एंट्री पॉसिबल थी। अगर कोई सीक्रेटली किसी और जगह से एंटर करता पकड़ा जाता तो पनिशमेंट माइल्ड डिपोर्टेशन से लेकर सीरियस डिटेंशन तक हो सकती थी, जब तक नेगोशिएशन कंप्लीट ना हो जाए। ड्यूक ने नेचुरली ऑफिशियल रूट चूज किया। उसने टॉर्च सिटी के लिए डिरिजिबल टिकट खरीदी, जिसका कॉस्ट 300 से ज़्यादा लेवल 1 मैजिक स्टोन्स था। हार्बर सिटी से टॉर्च सिटी का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। फ्लोटिंग एयरशिप से भी सफ़र में 5 दिन लगते थे। टेलीपोर्टेशन एरे यूज़ करके इंस्टेंटली पहुंचा जा सकता था, लेकिन उसका कॉस्ट हज़ारों मैजिक स्टोन्स होता और वो भी तुरंत एक्टिवेट हो ये गारंटीड नहीं था। टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट करने में काफ़ी एनर्जी लगती थी, इसलिए यूजुअली लोगों को एक ग्रुप में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अगर कोई अकेला यूज़ करना चाहता तो पूरा खर्चा खुद उठाना पड़ता, जो काफ़ी हेवी था। ड्यूक को कोई जल्दी नहीं थी। चाहे उसके पास 2 लाख से ज़्यादा मैजिक स्टोन्स हों, वो फिर भी बेकार खर्च करने वाला नहीं था। ये सब बीस्टमैन प्लेन के रिस्क से कमाए गए थे। उन्हें उड़ा देना दिल तोड़ने जैसा होता। डिरिजिबल पोर्ट पर 2 घंटे वेट करने के बाद उसका फ्लोटिंग एयरशिप आ गया। टिकट चेक होने के बाद ड्यूक एयरशिप पर चढ़ा और डेक के ऊपर के 3rd लेयर में अपने रूम की तरफ गया। फ्लोटिंग एयरशिप के रूम्स काफ़ी कंफर्टेबल थे। प्राइस के हिसाब से साइज और सर्विसेज चेंज होती थीं। ड्यूक ने मीडियम हाई टियर रूम चूज किया था। स्पेस मैजिक की वजह से अंदर का एरिया लगभग 150 स्क्वायर मीटर्स का था, एक आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस। उसने विवियन को कांटेक्ट किया था, लेकिन वो इस वक्त प्रमोशन के क्रिटिकल फेज में थी, ऑफिशियल विज़र्ड बनने की तैयारी में, इसलिए बाहर घूमने का टाइम नहीं था। इसलिए ड्यूक अकेला ही ईस्ट कोस्ट के सफ़र पर निकल पड़ा, बिना किसी बर्डन या टास्क के। ब्लैक सेल में विज़र्ड अप्रेंटिसेस के लिए रेगुलर असेसमेंट्स थे, लेकिन ऑफिशियल विज़र्ड्स पर लगभग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अगर ड्यूक कभी ब्लैक सेल वापस ना भी जाए तो भी कोई उससे रोकता नहीं। रात के वक्त फ्लोटिंग एयरशिप शांति से बादलों के बीच ग्लाइड कर रहा था, जैसे आगे चलती हुई चांदनी का पीछा कर रहा हो। अपने स्पेशियस बेड पर लेटे हुए ड्यूक क्वाइटली मेडिटेट करने लगा, होपिंग कि मेडिटेशन टेक्निक का प्रोग्रेस जल्दी मैक्स हो जाए। मेडिटेशन टेक्निक का प्रोग्रेस हमेशा स्लो
स्लो होता था, एक्सपीरियंस के बिना लेवल अप मुश्किल होता था और शॉर्ट टर्म में मैक्स करना और भी टफ था। ड्यूक क्यूरियस था, अगर मेडिटेशन टेक्निक मैक्स हो जाए तो रिवॉर्ड क्या होगा? मेडिटेशन के साथ साथ वो येलो सैंड को कंट्रोल कर रहा था, रूम के अंदर घूमती हुई बिना किसी चीज़ को डैमेज किए, सिर्फ अपनी सैंड गार्डियन प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। अगली दोपहर ड्यूक फ्लोटिंग एयरशिप के रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था, पूरा एक फ्लोर उसी के लिए डेडिकेटेड था। यहाँ फूड और ड्रिंक्स की वैरायटी काफ़ी वाइड थी। जिनके पास इनफ मैजिक स्टोन्स थे वो रेयर और डिलिशियस इंग्रेडिएंट्स एंजॉय कर सकते थे। जब ड्यूक अंदर आया, काफ़ी विज़र्ड्स ऑलरेडी खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन रेस्टोरेंट इतना वास्ट था कि लोग इधर-उधर बिखरे हुए थे, जिस वजह से जगह थोड़ी खाली सी लग रही थी। ऑनरेबल सर, आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? जैसे ही ड्यूक आगे बढ़ा, एक यंग एलियन गर्ल जिसके कैट ईयर्स थे प्रोएक्टिवली उसके पास आकर सर्विस के लिए आई। ये कैट रेस की लड़की कुछ एलियन फीचर्स के अलावा बिल्कुल ह्यूमन गर्ल जैसी लग रही थी, स्लेंडर वाइट वेस्ट के साथ, काफ़ी अच्छी फिगर के साथ। फ्लोटिंग एयरशिप पर ऐसी काफ़ी एलियन गर्ल्स थीं। सबको स्लेव क्रीचर्स के रूप में क्लासिफाई किया गया था और ये लोग यहीं सर्वेंट का काम करती थीं। कैट गर्ल्स जैसे सर्वेंट्स अक्सर एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ऑफर करती थीं। अगर कोई अपनी डिज़ायर ओपनली बताए और सफिशिएंट मैजिक स्टोन्स दे तो उन्हें शिफ्ट के बाद पर्सनल रूम में भी ले जाया जा सकता था। ये बातें एयरशिप पर कॉमन थी और सबको पता होता था। कैट गर्ल में ड्यूक से एक सटल ऑरा फील किया। उसे लगा ये शायद एक ऑफिशियल विज़र्ड है। ड्यूक के क्लोक को देखकर उसने और कंफर्म कर लिया कि ये विज़र्ड सिंपल नहीं है। क्लोक काफ़ी महंगा लग रहा था। जब कैट गर्ल ड्यूक के पास आई तो उसने जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा झुककर बो किया। ड्यूक ने अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं की और उसकी यूनिक चार्म को कैजुअली ऑब्जर्व किया। कैट गर्ल के गाइड करने पर ड्यूक विंडो के पास एक टेबल पर बैठ गया। मेन्यू देखकर उसने खाना ऑर्डर किया। 100 से ज़्यादा मैजिक स्टोन्स खर्च हुए और ऊपर से कैट गर्ल को 5 मैजिक स्टोन्स का टिप भी दिया। फ्लोटिंग एयरशिप पर ही नहीं बल्कि वेस्ट कोस्ट और पूरे विज़र्ड प्लेन में टिपिंग कॉमन थी। ड्यूक इस मामले में कंजूस नहीं था। टिप मिलते ही कैट गर्ल ने ग्रेटफुली बो किया और थोड़ा एग्जैजरेटेड तरीके से अपनी फिगर को हाईलाइट किया। कैट गर्ल को वहीं खड़े देखकर जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, ड्यूक ने हाथ हिलाकर सिग्नल दिया, नो मोर सर्विस नीडेड। डिसअपॉइंटेड फील करते हुए कैट गर्ल बिना ज़्यादा डरे वहाँ से चली गई। एयरशिप पर काफ़ी एलियन गर्ल्स एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहती थीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो यहाँ से निकलना चाहती थीं। स्लेव क्रीचर्स होने के कारण वो बिना मास्टर की परमिशन कहीं नहीं जा सकती थीं। अगर कोई विज़र्ड उन्हें पसंद कर ले और ख़रीद ले तो वो यहाँ से चली जा सकती थीं, चाहे आगे का फ्यूचर अनसर्टेन ही क्यों ना हो। इन एलियन गर्ल्स के लिए कुछ भी इस जगह पर फॉरएवर सर्व करने से बेटर लगता था। आखिरकार वो अपनी स्लेव आइडेंटिटी से बच नहीं सकती थी, सिर्फ जगह बदलती थी। ड्यूक ने कैट गर्ल को जाते हुए देखा, उसके हिप्स नेचुरली स्वे कर रहे थे और वो सोच में पड़ गया। उसे वैसे भी डिजर्टेड आइलैंड के लिए स्लेव क्रीचर्स की एक बैच चाहिए थी, काफ़ी कामों के लिए। ओरिजिनली वो बाद में ख़रीदने का प्लान कर रहा था, लेकिन ये कैट गर्ल्स काफ़ी सूटेबल लग रही थीं। उनकी लाइफ स्पैन नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा होती थी, फिजिक स्ट्रॉन्गर होता था और उनके पास बेसिक कास्टिंग एबिलिटीज़ भी होती थीं। ऊपर से वो विजुअली प्लीजिंग भी थीं, डेली असिस्टेंट्स और सर्वेंट्स के लिए परफेक्ट। चैप्टर 200 अराइवल ऑफ द ईस्ट कोस्ट। ड्यूक ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, वापस आओ। कैट गर्ल के कान हल्की सी फड़के। जैसे ही उसे लगा कि ड्यूक उसे बुला रहा है, वो तुरंत पलटकर उसके पास आ गई। उसकी आंखों में एक ईगर सी चमक थी और वो लगभग ड्यूक से चिपक ही गई। तुम्हारी कीमत क्या है? ड्यूक ने सीधा दाम पूछने का सोचा। अगर ज्यादा महंगा होता तो स्लेव ट्रेडर से लेना ज्यादा बेहतर रहता। कैट गर्ल थोड़ी सी शॉक्ड लग रही थी। जल्दी से बोली, मैं महंगी नहीं हूँ, बहुत सस्ती हूँ, सिर्फ 300 मैजिक स्टोन्स। उसने उंगलियों से 3 का साइन बनाया और साथ ही ड्यूक के एक्सप्रेशन को केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे डर हो कि कहीं प्राइस ज्यादा न लग जाए। ड्यूक को भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, इतनी सस्ती?
लगता था कैट गर्ल्स जो कॉम्बैट में वीक होती हैं और ज़्यादा डेकोरेटिव स्लेव्स जैसी होती हैं, मार्केट में वैसे भी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती। ऑफ कोर्स, प्राइस डिसाइड करना कैट गर्ल के हाथ में नहीं था। ये सब फ्लोटिंग एयरशिप के लोग डिसाइड करते थे। थोड़ी ही देर में एक विज़र्ड आया, विलियम्स। जब उसे पता चला कि ड्यूक इस कैट गर्ल को खरीदना चाहता है, उसने प्राइस बताई, 500 मैजिक स्टोन्स। 300 में उसने बल्क में स्लेव ट्रेडर से खरीदा था। अब नेचुरली ड्यूक से 200 का प्रॉफिट निकालना चाहता था। ड्यूक ने ज्यादा बहस नहीं की, सीधा 500 मैजिक स्टोन्स देकर कैट गर्ल खरीद ली। जल्द ही कैट गर्ल का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट और उसका स्लेव मार्क ड्यूक को दे दिया गया। इस पल से वो ऑफिशियली ड्यूक के कंट्रोल में आ गई। कैट गर्ल का नाम नीना था। वो सिर्फ कुछ दिन पहले ही इस एयरशिप पर आई थी। सच तो ये था कि विलियम्स के हाथों अपनी एक कंपेनियन को टॉर्चर होते और मरते देखना ही वजह थी जिसने नीना को यहाँ से निकलने के लिए इतना डेस्परेट बना दिया था। विलियम्स ने ड्यूक को और स्लेव्स रेकमेंड करने की कोशिश की, लेकिन ड्यूक यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया था। ज़्यादा स्लेव्स का मतलब ज़्यादा झंझट। उसके लिए एक ही काफ़ी थी जो छोटे मोटे काम संभाल सके। ड्यूक की सर्वेंट बनने के बाद नीना को रेस्टोरेंट में काम करने की ज़रूरत नहीं रही। अब वो सीधा ड्यूक के साथ रहने लगी। वो खाने को छोटे टुकड़ों में काटकर ड्यूक को खिलाती, ऐसे सर्व करती जैसे ड्यूक को अपना हाथ भी उठाने की ज़रूरत ना हो। नीना इस मौके को बहुत कीमती समझ रही थी, इसलिए सर्विस के दौरान वो एक पल के लिए भी केयरलेस नहीं होती, हर चीज़ में एक्स्ट्रा कॉशियस। रात को नीना अपना सामान ड्यूक के रूम में ले आई। अब वही उसकी जगह थी। उसका सामान ज्यादा नहीं था, कुछ कपड़े, जूते और कुछ दर्जन मैजिक स्टोन्स। बस इतना ही उसका पूरा प्रॉपर्टी था। ये साफ था कि उसने स्पेशली तैयारी की थी। वो ब्लैक सिल्क मेड आउटफिट पहने हुए थी। ब्लैक और वाइट मेड ड्रेस उस पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। नीना ने बिना टाइम वेस्ट किए अपना रोल एक्सेप्ट कर लिया। रूम साफ किया और ड्यूक के लिए बाथटब में गर्म पानी तैयार किया। जब ड्यूक बात ले रहा था, वो साइड में खड़ी रहकर पूरे ध्यान से सर्विस कर रही थी। तुम सेविल एम्पायर के बारे में जानती हो? ड्यूक ने पूछा। नीना का बैक स्क्रबिंग हाथ रुक गया, फिर धीरे से बोली, थोड़ा सा। हमें हमारे होमलैंड से सेविल एम्पायर ने पकड़ लिया था, वहां कुछ टाइम रहे थे। जो जानती हो बताओ। ड्यूक के पास वक्त था और थोड़ी इंटेलिजेंस मिल जाए तो बुरा क्या। नीना ने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया जो उसे पता था। ओवरऑल सिचुएशन वही थी जो ड्यूक पहले से जानता था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात नीना ने बताई, नाइट हॉल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई शहरों में होता है, और टॉथ सिटी में भी एक नाइट हॉल मौजूद है। ये ड्यूक के लिए काफ़ी कन्वीनियंट था। एयरशिप से उतरते ही उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात के बाद नीना ने टॉवल से ड्यूक को केयरफुली सुखाया, एक भी जगह मिस नहीं की। ड्यूक को क्लीन करते वक्त नीना का चेहरा लाल पड़ गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्यूक का बॉडी इतना परफेक्ट होगा। बाद में ड्यूक बेड पर लेटकर फिर से मेडिटेट करने लगा। नीना ने रूम टाइडी किया और फिर खुद बात लेने चली गई। ड्यूक ने अपनी स्पिरिचुअल पावर हल्का सा स्वीप की, सब क्लियरली दिख रहा था। उसका इंटेंशन सिंपल था, अभी अभी खरीदी हुई सर्वेंट अगर बाथटब में डूब जाए तो काफ़ी बड़ा लॉस होता। नीना का फिगर वैसे भी इम्प्रेसिव था, काफ़ी लोगों से ज़्यादा। बात के बाद नीना ने काफ़ी रिवीलिंग और प्रोवोकेटिव कपड़े पहने और थोड़ी शर्म के साथ बेड के पास आ गई। ड्यूक आंखें बंद किए मेडिटेशन में था। वो डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं कर पाई, बस धीरे से कवर्स के अंदर घुसकर एक साइड में सिकुड़कर लेट गई, कहीं ड्यूक को परेशान न हो जाए। रात के काफ़ी बाद जब ड्यूक ने मेडिटेशन ख़त्म की तो उसने देखा नीना नींद में उससे ज़ोर से पकड़ा हुआ था। वो भी चैन से सो गया। दोपहर तक ही कमरे के अंदर की हलचल थमी। ड्यूक का फिजिक काफ़ी स्ट्रांग था। चाहे नीना का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नाइट लेवल वॉरियर्स के बराबर हो, फिर भी वो पूरी तरह से विथस्टैंड नहीं कर पाई। ड्यूक को पता चला कि ये नीना का पहला एक्सपीरियंस था। स्लेव होने के दौरान सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती थी।
स्लेव ट्रेड में ये काफ़ी कॉमन बात थी कि माल को इंटैक्ट रखना ताकि अच्छी प्राइस मिल सके। नीना थकी हुई बेड पर पड़ी थी, चेहरा लाल, फोरहेड पर पसीना। फिर भी वो उठने की कोशिश कर रही थी, ड्यूक के लिए फिर से गर्म पानी तैयार करने। बाथटब भरने के बाद ड्यूक आराम से उसमें बैठा। नीना जाने लगी, लेकिन ड्यूक ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। कुछ दिन बाद फ्लोटिंग एयरशिप टॉट सिटी के बाहर बने पोर्ट पर उतर गई। कोई भी एयरशिप सीधा सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सकती थी, इसीलिए ये पोर्ट स्पेशली बाहर बनाया गया था। ड्यूक और साथ में थोड़ी थकी हुई, अभी भी फ्लश सी नीना एयरशिप से नीचे उतरे। पिछले कुछ दिनों का वर्कलोड काफी हैवी था। नीना बिल्कुल वॉर्न लग रही थी। इन दिनों में ड्यूक को रियलाइज हुआ कि उसका बॉडी नॉर्मल लिमिट से काफी आगे निकल गया था। एक छोटी सी कैट गर्ल पूरी तरह से सैटिस्फाई करना मुश्किल ही था। टॉट सिटी एंटर करने से पहले सब फॉरेन विजिटर्स का स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी चेक और रजिस्ट्रेशन होता था। ड्यूक ने अपना ब्लैक सेल बैज दिखाया, आइडेंटिटी तुरंत वेरीफाई हो गई। नीना एक स्लेव क्रीचर होने की वजह से बस मिनिमल इंस्पेक्शन से ही क्लियर हो गई। पोर्ट पर लगभग 2 घंटे की प्रोसेस के बाद ड्यूक को टॉट सिटी में एंट्री मिल गई। इसी के साथ वो ऑफिशियली ईस्ट कोस्ट के पहले शहर में पहुंच गया था।